मैंने बार बार अपने मन से कहा है कि जब हम एकजुट रहेंगे तो दुनिया की हर चुनौती का जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान क्या चीज है? जी हां, भारतीयों का एक प्रतिनिधिमंडल, सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दुनिया के बड़े बड़े देशों में जा रहा है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने। और पाकिस्तान जो आदत से नकल करना जानता है, अब अपना एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर रहा है। मगर मैंने बार बार जिक्र किया दोस्तों, किस तरह से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। वो ओवैसी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र अक्सर गद्दार बताता था, मगर ओवैसी का एक एक शब्द पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। वो उनके सोशल मीडिया और उनके न्यूज चैनल्स में चर्चा का विषय बन गए हैं। उसी तरह से जावेद अख्तर का ताजा बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर हां दोस्तों, एक और खबर आई है। एक यूट्यूबर को पकड़ा गया है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, और इस पर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। मैं उसे अभी दोषी नहीं ठहराऊंगा, मुझे अदालत के फैसले का इंतजार है दोस्तों। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ज्योति मल्होत्रा की जगह आरफा खान होती, या खुशबू कुरैशी होती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बवाल मचता, गोदी मीडिया कितने डिबेट करता। अब खामोशी छाई हुई है। मगर मैं बात कर रहा था ओवैसी की। जी हां, ओवैसी जो उन सांसदों का हिस्सा हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पाकिस्तान को तमाचा मारने जा रहे हैं। ओवैसी का एक एक शब्द पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। जी हां, उन्होंने यह तक कहा है कि वो पाकिस्तान के दुल्हा हैं और पाकिस्तान में अभी तक ऐसा हैंडसम आदमी नहीं देखा। सुनिए ओवैसी को, जो अपने चिर परिचित अंदाज में किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। आपके बाद पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपको टारगेट कर रहा है, जिस तरह से खड़ा रवैया। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहां पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूं भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। उसी तरह से जावेद अख्तर साहब, जी हां, लेखक जावेद अख्तर साहब, जिन पर अक्सर संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र हमलावर रहता है, उनके इस बयान ने बवाल मचा दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कहा जाए कि चुना जाए पाकिस्तान और नर्क के बीच में, तो मैं नर्क का चुनाव करूंगा। देखिए जावेद अख्तर किस तरह से बयान दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। और आप कमेंट सेक्शन में भी देखिएगा, सीमा पार कई आने वाले हैं जो क्या क्या कहने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी और जावेद अख्तर पर। जावेद साहब, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँगा और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है, तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। मैं फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, देश अगर एकजुट रहेगा तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की खूबसूरती यही थी कि हम एकजुट थे और एकजुट होकर हम पाकिस्तान को जवाब देते रहे। मगर अफसोस की बात, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका प्रचार तंत्र तमाम आलोचकों पर प्रहार करना शुरू करते हैं। जी हां, कर्नल सोफिया कुरैशी तक को नहीं बख्शा जाता, जो कि भारत की बेटी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान हैं।
ये लोग भूल गए कि हम एकजुट होकर ही देश के दुश्मनों का जवाब दे सकते हैं। सरकार में मंत्री किरण रिजिजू बाकायदा उस लिस्ट को पेश कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत का जवाब बनेंगे। मगर क्या रिजिजू इस बात को बताएंगे कि ये जवाब क्यों बनने वाले हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब भारत ने एकजुट होकर जवाब दिया है, पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े हैं। याद है आपको 90 के दशक में जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने वाजपेयी, सलमान खुर्शीद और फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना पक्ष रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र भेजा था। पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी थी और अगर हम वहां हार जाते तो कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर गंभीर प्रतिबंध लग सकते थे। मगर उस वक्त भी हम एक थे और एक बार फिर यह जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसमें एकता की मिसाल सामने उभर कर आ रही है। मगर मैं बात कर रहा था असदुद्दीन ओवैसी की। जैसे मैंने कहा, उनका एक एक शब्द पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो देश आईएमएफ से भीख मांगता है वो व्यापार क्या करेगा? गौर फरमाइए। हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम कभी भी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। हम शुरू से हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा इस बारे में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा कि ये बात सही नहीं है। अब ये बार बार ये जो इन्हों बोल रहे हैं, तो जाहिर है कभी ना कभी तो हमारे देश के पॉलिटिकल लीडरशिप को इसके बारे में बोलना पड़ेगा। ट्रेड क्या ट्रेड है पाकिस्तान में? बार बार क्या ट्रेड है पाकिस्तान का? अरे जो आईएमएफ के सामने भीख मांग रहा, क्या ट्रेड करेंगे उन्हें? जो पाकिस्तान एक चाइना का क्लाइंट स्टेट बना हुआ है, सीपीसी चाइना इन्वेस्ट कर रहा पूरा। जो कश्मीर जो पीओके हमारा है, वहां से लेके गौदार पोर्ट तक पूरा चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। बलूचिस्तान में उनका इन्वेस्टमेंट है। इनके पास क्या है? इन लोगों के पास उनके प्लेन, उनके हथियार चाइना के। क्या ट्रेड करेंगे? ट्रेड क्या है ये तो ठीक नहीं है ना। असदुद्दीन ओवैसी उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैजंत पांडा, जो कि भाजपा के नेता हैं। उन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाऊंगा तो मैं अपनी पूरी काबिलियत से भारत की बात सामने रखूंगा। ओवैसी: तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं और जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तो नाबूद किया और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए आप और हम जानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर हां दोस्तों, ओवैसी सोफिया को नहीं भूले।
वो मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायक कुंवर विजय शाह पर हमलावर हुए और विजय शाह से कहा कि सोफिया का अपमान आखिर क्यों किया, और आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने पद से बर्खास्त न करके हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज हो रही है। सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कहा। और मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर है तो बकवास बात करे ना, क्या गंदगी की बात करें, कैसा बात करते ऐसा वो, ये कोई बात करने का तरीका है क्या वो आदमी का? वो मंत्री रह के उनको मिनिमम आप वो उनके एक्शन लीजिए उनके ऊपर आप। जब हम इतना फख्र के साथ अपने स्पोक्स पर्सन को पूरी दुनिया के सामने बिठाते, इन उठा के उसको एक रिलीजन से जोड़ के और फिर उनके रिलीजन को मिला दिया, वो टेररिस्ट के बोल के, ऐसा ये कोई बात है? ये तो हाईली कंडेमनेबल चीज़ है ये तो। और ऐसे वक्त पे, और मैं तो सुना कि इससे पहले तो उन्होंने एक्स चीफ मिनिस्टर की वाइफ को भी कुछ बोले सो है। अरे बकवास करेंगे क्या ये शख्स, बैठ के बोलो आप। अभी भी ये कोई ये इस तरह की बात करते हैं कोई महिला के बारे में आप, इससे मालूम होता है कि उनका माइंडसेट कितना गंदा है। एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्योंकि देश के कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देना होगा। सवालों से बचना रास्ता नहीं है, और जो लोग सवाल पूछते हैं उन्हें देशद्रोही नहीं बताया जाना चाहिए। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा दोस्तों, मगर सुनिए संसद के विशेष सत्र के बारे में ओवैसी अपनी क्या मांग रखते हैं। एक और डिमांड बार बार अपोजिशन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से उनकी तरफ से आ रहा है, और स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट का, क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है पार्लियामेंट का होना चाहिए? ये तो ये काम तो सरकार को बुलाना है, और अगर पार्लियामेंट का सेशन बुलाती है बहुत अच्छा है। देखिए पार्लियामेंट के रूल्स में ये प्रोविजन भी है कि आप इन कैमरा भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स कर सकते विदाउट आउटसाइड वर्ल्ड नोइंग, उसका भी प्रोविजन है। तो अगर बुलाती है तो बहुत अच्छा है, वरना तो फिर अब तो जुलाई में तो मॉनसून सेशन होगा ना। तो एक तरफ तस्वीर है भारत की एकजुटता की, और जब हम एकजुट हैं तो पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं, मगर जब हम बटे हुए हैं तो देखिए किस तरह से गोदी मीडिया के जहर का मजाक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उड़ रहा है, पाकिस्तान में उड़ाया जा रहा है, और फिर यह खबर सामने उभर कर आती है। आपकी स्क्रीन पर यह है ज्योति मल्होत्रा। जांच एजेंसियां इन पर आरोप लगा रही हैं कि पाकिस्तान के दूतावास का एक अधिकारी है जिसका नाम है दानिश, जिसे भारत ने देश से बाहर निकाल दिया है। दानिश इनका इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए। मैं इस वक्त ज्योति को गद्दार नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि इस मामले की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और हम इस मामले की हकीकत, इसकी तह तक पहुंचे। मगर हमने वीडियो देखे हैं ज्योति मल्होत्रा के, जिसमें वो पाकिस्तानी हाई कमीशन की पार्टीज में जा रही हैं, वहां पर बहुत खुश हैं, जिस तरह का अटेंशन उन्हें मिल रहा है, खासतौर से बार बार वो दानिश 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 कर रही हैं। तो ये तमाम तथ्य हैं, मगर हमें यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या वो वाकई देश के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। मगर आज जो मैं आपके सामने मुद्दा उठा रहा हूं वो क्या है। ज्योति मल्होत्रा पर आपने गोदी मीडिया में कोई आउटरेज नहीं सुना, मगर दूसरी तरफ आपको याद होगा मोहम्मद इकबाल, जो कि एक मदरसा के टीचर थे, जो पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए थे, और फिर आपको याद होगा बगैर मामले की जांच किए इन्हें लश्कर तैयबा का आतंकवादी बता दिया गया था। यह कह दिया गया था कि पीओके पर हमारा जो स्ट्राइक हुआ उसमें मोहम्मद इकबाल मारे गए। बाद में इन्हीं न्यूज चैनल्स ने माफी मांगी, यानी कि मोहम्मद इकबाल को बदनाम करना था तो मामले की जांच भी नहीं की और उन्हें आतंकवादी बता दिया। मगर यहां पर ज्योति मल्होत्रा, यहां तो ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया जा चुका है भाई, मगर सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं फिर कह दूं, ज्योति मल्होत्रा के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए, मगर सवाल पूछे जाने चाहिए। जो सवाल पूछते हैं वो देश के गद्दार कतई नहीं होते हैं दोस्तों। यह बात बहुत सरल है और यह बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो आपकी विश्वसनीयता खत्म होती जाएगी। मसलन मैं आपके सामने दोस्तों इस अखबार की कतरन पेश करना चाहता हूं जो क्या कह रहा है, और यह अपने आप में गोदी मीडिया के लिए बहुत चिंताजनक बात है। यह कहता है, टेलीविजन न्यूज से दूरी वॉर वीक में भी दर्शकों के लिए तरसे। यानी कि जिस एक हफ्ते में पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था,
उस दौरान भी गोदी मीडिया को कोई नहीं देख रहा था दोस्तों, और यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यानी कि एक ऐसे वक्त जब पूरे देश को न्यूज चैनल्स को देखते रहना चाहिए था, तब भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को रेटिंग नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि आपकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है और आप उन लोगों पर प्रहार करते हैं जो सवाल उठाते हैं। मैं आपके सामने एक और बात लेकर आया हूं दोस्तों। आप जानते हैं जियो न्यूज ने, पाकिस्तान की जियो न्यूज ने मेरा एक क्लिप चलाया, और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के जियो न्यूज ने मेरा एक क्लिप चलाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के दो रुपल्ली ट्रोल्स, अमित मालवीय के 2 रुपल्ली ट्रोल्स मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। और उसमें मैंने क्या सवाल उठाए दोस्तों? उसमें मैंने यही कहा कि हिंदू के जिस पत्रकार ने एयर मार्शल भारती से यह सवाल पूछा कि हमें इस जंग में कितना नुकसान हुआ, जिसके जवाब बहुत ही शालीनता से एयर मार्शल ने कहा कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वाजिब है, मगर अभी मैं इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहूंगा। बड़ी बात यह है कि हमारे तमाम पायलट्स वापस आ गए। और फिर मैंने यह भी कहा कि दुनिया भर में आप देखिए, शेयर बाजार में डासो, वो कंपनी जो रफाल बनाती है, उसके शेयर बाजार की कीमतें गिर रही हैं। मैंने यह भी कहा कि हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि अगर कोई तकनीक या अगर कोई विमान हमारे काम नहीं आ रहा है, हमें सूट नहीं कर रहा है, तो हमें उसकी पड़ताल करनी चाहिए। और यह सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। सही सुना आपने, देश की बात करना, देश के हित की बात करना देशद्रोह कतई नहीं है दोस्तों। मगर अगर हां, हमारे सामने खतरा है और शुतुरमुर्ग की तरह हम अगर अपनी गर्दन को रेत में दफन कर देंगे, वो गद्दारी है, वो कायरता है। और जो लोग मेरे बारे में अनर्गल कह रहे हैं, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब मैंने भारतीय सेना को सलाम किया था, तब मैंने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था, और उसके सबूत मेरे न्यूज चैनल में, मेरे यूट्यूब, मेरे फेसबुक मंच पर बाकायदा मौजूद हैं। अगर भूल गए हो तो कम से कम 3 मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहली मिसाल, भारतीय सेना ने उड़ाई पाकिस्तानी टर्किश ड्रोन्स की धज्जियां। सेना को क्यों याद आए विराट कोहली। दूसरी मिसाल, भारत ने 3 पाकिस्तानी सैनिक बेसेस उड़ाए, पाकिस्तानी हमले की एक और कोशिश नाकाम। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, यह अभिसार शर्मा ने कहा है, तुम्हारे पापा ने यह बात कही है। 2 रुपल्ली ट्रोल्स। आगे, कायर पाकिस्तान, नागरिक विमानों को बनाया ढाल। भारत और पाकिस्तान के बीच जब से सैन्य टकराव शुरू हुआ है, उसके बाद से बीती रात सबसे खतरनाक और सबसे संवेदनशील रात रही। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, मगर सल्यूट टू इंडियन आर्मी, भारत ने उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और इस हमले को सिरसा में रोक दिया गया। मैं अपनी बात रखता हूं, बेबाकी से अपनी बात रखता हूं। जब देश को मेरी जरूरत होती है, तब मैं इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल नहीं उठाता हूं। मगर अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, हर देशभक्त भारतीय के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछे, ताकि पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले ना दोहराए जाएं। क्या आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जिन 4 आतंकवादियों ने 28 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था, वो कहां हैं? क्या उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है? क्या आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए कि बैसरण से सुरक्षा के इंतजामात को किसने हटाया? वहां एक भी पुलिसकर्मी क्यों नहीं था? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि यह सरकार का वादा था कि धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद आतंकवादी हमले नहीं होंगे, मगर फिर भी हो रहे हैं? क्या हमें इस देश का नागरिक होने के नाते यह सवाल नहीं उठाना चाहिए? जो सवाल नहीं उठाएगा वही गद्दार कहलाएगा। तुम जैसे 2 रुपल्ली ट्रोल से मुझे ज्ञान की कतई जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारा वो जो गुर्गों का बॉस है मालवीय, तुमसे नहीं डरता हूं मैं। ऐसे मौकों पर मैं अपनी देश, अपनी सरकार और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं जब देश के सामने संकट है। मगर प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के अंदर इन गुंडों को पहचानना पड़ेगा, इन असामाजिक तत्वों को पहचानना पड़ेगा जो देश का नुकसान कर रहे हैं। जिस गोदी मीडिया की तारीफ सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे थे, वो गोदी मीडिया देश हित के खिलाफ हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो आगे भी बेबाकी से अपनी बात करता रहूंगा दोस्तों, रुकने नहीं वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।